छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पदग्रहण काल नियम 1982। नियम 1 प्रभावशीलता। यह पदग्रहण काल नियम 1982 के रूप में जाना जाता है। इसकी परिभाषा मूलभूत नियम 9 के उपनियम 10 में दी गई है। यह नियम सरकार के अधीन सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर नियुक्त स्थायी पदों के शासकीय सेवकों पर लागू होता है। यह कार्यभारित आकस्मिकता संविदा कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। नियम 2 परिभाषाएं। जब किसी शासकीय सेवक का लोकहित में, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है लोकहित में, जब किसी शासकीय सेवक का लोकहित में उसी स्टेशन या नए स्टेशन पर स्थानांतरण किया जाता है, तब शासकीय सेवक को नए स्थान पर जाने के लिए जो समय दिया जाता है उसे पदग्रहण काल कहते हैं। यदि नए पद का स्थानांतरण लोकहित में नहीं हुआ है, लोकहित कब कहलाएगा? जब उसको उस शासन द्वारा स्थानांतरण किया जाएगा। ये नहीं कि इच्छा के आधार पर उन्होंने कहीं स्थानांतरण करा लिया है तो उसको पदग्रहण काल का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको लोकहित में होना चाहिए। लोकहित में जब उसको स्थानांतरण शासन करती है, लोक पदग्रहण काल का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यदि अपने स्वयं के निवेदन पर उन्होंने स्थानांतरण कराया है तो पदग्रहण काल का लाभ नहीं मिलेगा। उसे क्या करना होगा? उसे छुट्टी लेकर जाना होगा। नियम 3 में है बाह्य सेवा। अब बाह्य सेवा में जो शासकीय कर्मचारी गया है उसको जो है पदग्रहण काल वहाँ के जो बाह्य नियोजक हैं, जहाँ पर शासकीय सेवक को भेजा गया है, जिस विभाग में शासकीय सेवक को भेजा गया है, पदग्रहण काल वहाँ के जो नियम उसके हिसाब से उसको पदग्रहण काल का लाभ मिलेगा। नियम 4 में है देय पदग्रहण काल, अर्थात पदग्रहण काल की पात्रता उन समस्त शासकीय सेवकों को है जो छत्तीसगढ़ शासन के अधीन पदों पर नियुक्त है। लेकिन ये नियम निम्न पर लागू नहीं होता है। किन पर लागू नहीं होगा? स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण होने पर। यदि कोई शासकीय सेवक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराता है तो उसे पदग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी। यह नियम किस में है? नियम 4 के अंदर ही, नियम 4 के अंदर ही है। नियम 4 के उपनियम 1 में दंड स्वरूप स्थानांतरण होने पर यदि कोई सक्षम प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को दंड स्वरूप स्थानांतरित कर देता है, दंड स्वरूप, तो उसे जो है पदग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी। 180 दिन से कम अवधि के अस्थायी स्थानांतरण होने पर, 180 दिन से कम अवधि का जिनका अस्थायी रूप से स्थानांतरण हुआ है उनको पदग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी। 3 वर्ष की नियमित लगातार सेवा नहीं होने पर, 3 वर्ष की नियमित लगातार सेवा जरूरी है पदग्रहण काल का लाभ लेने के लिए। नियम 5 में है गणना। गणना किस प्रकार से करेंगे ये बताया गया है। यदि गणना से संबंधित या प्रारंभ, पदग्रहण काल का प्रारंभ, गणना, अवधि, ये शब्द आया तो नियम 5 के अंतर्गत आएगा ये। नियम 5 में यदि कार्यभार पूर्वाह्न में सौंपा जाता है, यदि कोई शासकीय सेवक जो है पूर्वाह्न में अपना कार्यभार सौंप देता है तो पदग्रहण काल कब से प्रारंभ होगा? उसी दिन से। और यदि कोई शासकीय कर्मचारी अपराह्न में कार्यभार सौंपता है तो उसी दिन से प्रारंभ नहीं होगा, वह दूसरे दिन से पदग्रहण काल का लाभ लेकर जा सकता है। पूर्वाह्न में सौंपेगा तो उसी दिन से, अपराह्न में सौंपेगा तो दूसरे दिन से पदग्रहण काल आरंभ होगा। यह किस में है? नियम 5 के उपनियम 1 में। पदग्रहण काल की गणना पुराने मुख्यालय से भार मुक्त होने की तिथि से आरंभ होता है। यह नियम 5 के उपनियम 2 में है। पुराने मुख्यालय से गणना की जाती है। यदि किसी शासकीय सेवक का, मान लो उदाहरण के रूप में
बिलासपुर से उसका रायपुर स्थानांतरण किया जाता है, तो उसका जो मुख्यालय बिलासपुर है, तो वहीं से उसका पद ग्रहण काल की गणना होगी। और कब होगी? भार मुक्त होने की तिथि से। भार मुक्त होने की तिथि से प्रारंभ होगी। भार मुक्त होने की तिथि जैसे हमने पहले नियम 5 के नियम 1 में पढ़ा था कि पूर्वाह्न में सौंपा है तो उसी दिन से, अपराह्न में सौंपा है तो दूसरे दिन से, ये कंडीशन लागू हो रहा है। देखिए इसमें भार मुक्त होने की तिथि से, ये कहते हैं पुराने मुख्यालय से तो होगा ही, लेकिन भार मुक्त होने की तिथि से प्रारंभ होगा। तो इसको हमको याद रखना है, पुराने मुख्यालय से जो है पद ग्रहण काल की गणना किया जाता है। यह नियम किस में है? 5 के उपनियम 2 में। यदि उसी स्टेशन में निवास स्थान परिवर्तन के बिना स्थानांतरण हुआ है, यदि कि उसी स्टेशन में निवास स्थान परिवर्तन के बिना स्थानांतरण हुआ है तो केवल 1 दिन से अधिक पद ग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी। इसमें एक चार्ट है पुराने मुख्यालय एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी के आधार पर जो पात्रता है उसके बारे में। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, पुराने मुख्यालय एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी जो है, और इसमें देय पद ग्रहण काल रेल के द्वारा, और तीसरे कॉलम में है 200 किलोमीटर से अधिक लगातार सड़क यात्रा, 1000 किलोमीटर तक रेल मार्ग में 10 दिन और सड़क मार्ग में 12 दिन। 1000 किलोमीटर से अधिक, इसमें रेल मार्ग में 12 दिन और सड़क मार्ग में 15 दिन। 2000 किलोमीटर से अधिक के लिए रेल मार्ग में 15 दिन तक और सड़क मार्ग में 15 दिन तक, दोनों में बराबर है। यह नियम 5 के उपनियम 4 में दिए गए हैं। नियम 5 के अंतर्गत ही है पद ग्रहण काल में अधिकतम 30 दिन की वृद्धि विभाग प्रमुख द्वारा एवं इससे अधिक के लिए प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। यह नियम 5 के उपनियम 5 में दिए गए हैं। नियम 6। नियम 6 में पद ग्रहण काल का लाभ न लेने पर क्या होता है देखते हैं। इसमें पद ग्रहण काल का लाभ न उठाए जाने पर उतने अवधि अधिकतम 15 दिन उसके अर्जित अवकाश खाते में जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अर्जित अवकाश के संचय सीमा से अधिक नहीं। नियम 6 के उपनियम 1 में दिया गया है। अन्य नियमित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यह नियम 6 के उपनियम 2 में दिया गया है। शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण कार्यभार सौंपने पश्चात बीच में पुनः दूसरे स्थान पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त हो जाता है, तो उस आदेश प्राप्ति के पहले जितने दिन का पद ग्रहण काल का लाभ उठा चुका है को छोड़कर उसको नए सिरे से पद ग्रहण काल का लाभ मिलेगा। नियम 6 के उपनियम 3 में दिया गया है। नियम 7 पद ग्रहण काल का वेतन। पद ग्रहण काल में पूर्व पद के हिसाब से ही वेतन भत्ते प्राप्त होता है। अन्य भत्ते जैसे वाहन भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पद